नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार शिक्षक प्राथमिक भर्ती के लिए आधुनिक इतिहास, जो बिहार में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है, उसी से आज हम इतिहास से क्वेश्चन कराएंगे। क्योंकि बिहार में आप चाहे बीपीएससी का कोई भी प्रश्न पेपर उठा के देख लीजिए, उसमें आधुनिक इतिहास सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। आज उसी के संबंधित कुछ यूरोपीय कंपनियों का आगमन के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपी कौन थे? पुर्तगाली थे। भारत में सबसे पहले यूरोपी कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। अगला देखिए, यूरोप से भारत आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई थी? वास्को डी गामा द्वारा। भारत पर आगमन 17 मई 1498 ईस्वी में भारत आए थे। कालीकट बंदरगाह पे पहुंचे थे, जहां जमोरी ने उनका स्वागत किया था। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? अभी वही बताया ना, जमोरिन ने, वहाँ का स्थानीय शासक था। और पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी यानी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? कोचीन यानी कोच्चि, वर्तमान समय में कोच्चि इसका नाम है, जो केरल में स्थित है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में यह पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था, जो भारत में नियुक्त होकर आया था 1505 ईस्वी में। अगला देखिए, भारत में तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में गोवा में की गई थी। मतलब तंबाकू की खेती और प्रिंटिंग प्रेस के जन्मदाता अगर पूछा जाए या श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। और प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में 1556 ईस्वी में हुई थी। और हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति यानी ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू किया था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। अगला देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट, जैसे भारत की खोज किसने की, ऑस्ट्रेलिया की, अमेरिका की, आपको एक ही जगह मिल जाएगा। जैसे वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, और कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। तस्मान ने तस्मानिया और न्यूजीलैंड की खोज की थी, याद रखिएगा। और बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप, जो दक्षिण अफ्रीका के रास्ते से होकर जो भारत आए थे वास्को डी गामा, सबसे पहले खोज इन्होंने ही किया था, बार्थोलोम्यू डियाज ने। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, अल्बुकर्क को। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया था? नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में। जो पुर्तगाली का एक वायसराय था, नीनो डी कुन्हा के शासनकाल में ही पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय गोवा बनाया गया था। अगला देखिए, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज अल्मेडा कॉफलर पद्धति प्रारंभ की थी। अगला देखिए, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए कौन थे? डच आए थे। कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड, जिसे वर्तमान समय में नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। यानी पुर्तगालियों के बाद भारत आने वाले कौन थे? डच, जो हॉलैंड के निवासी थे, वर्तमान में जिसे नीदरलैंड कहा जाता है। देखिए, भी इम्पोर्टेंट है, पुर्तगाली कंपनी सबसे पहले आए थे, जिसे एस्तादो द इंडिया कंपनी का नाम था पुर्तगालियों का। ये पुर्तगाल 1498 ईस्वी में आए थे, कोचीन में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना किया था। और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज। ये ब्रिटेन के थे, आप सभी जानते हैं। 1600 ईस्वी में भारत आए थे। इनकी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित हुई थी। और अगला देखिए, फिर आए थे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड, हॉलैंड
के निवासी थे लोग। 1602 ईस्वी में आए थे। इनकी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। और डेनिस इसके बाद आए थे, ये डेनमार्क थे। ये लोग डेनमार्क के थे, 1616 में आए थे। त्रावणकोर में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और लास्ट में आए थे फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। द इंडस ओरिएंटलेस कंपनी का नाम था। ये फ्रांस के थे। 1664 ईस्वी में आए थे। इन्होंने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित किया था। और पुर्तगालियों का आगमन का मतलब यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई थी, क्रम पूछा जाता था। सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर ब्रिटिश, फिर डेनिश, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। और यूरोपीय शक्तियों में भारत में पुर्तगाली कंपनी ने सर्वप्रथम 1458 ईस्वी में प्रवेश किया। बाद में सबसे अंत में 1961 में भी यही गए। मतलब सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में गए पुर्तगाली ही। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत में मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात की प्राथमिकता दी गई थी? डचों के द्वारा यह प्राथमिकता दी गई थी। मसाला निर्यात न करके उन्होंने कपड़ों का निर्यात की प्राथमिकता दी थी डचों ने। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की थी? डचों ने ही आरंभ की थी संयुक्त पूंजी कंपनी। अब वर्ष से 1759 में बेदरा का युद्ध बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेदरा का युद्ध पूछा जाता कब हुआ था? 1759 में। किन दो यूरोपीय शक्तियों के बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? आप जानते हैं कि 1600 में अकबर ही थे। और ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था, जो 1608 ईस्वी में आया था जहांगीर के दरबार में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम यानी 1611 ईस्वी में, और प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब के द्वारा इन्हें निष्कासित कर दिया गया था। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 ईस्वी में महाधिकार पत्र जारी किया गया था? फारूक सियर के द्वारा यह जारी किया गया था। जो 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई द्वीप प्रदान कर दिया। तो जो चार्ल्स द्वितीय थे, 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बम्बई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। और कुछ इम्पोर्टेंट जो शहर हैं उनके संस्थापक कौन है? जैसे कलकत्ता शहर की स्थापना पूछा जाता है किसने किया? जॉर्ज चार्नॉक ने। मद्रास का फ्रांसिस डी ने। नई दिल्ली का एडविन लुटियस हर्बर्ट बेकर ने। और बम्बई का गेराल्ड अंगियार ने किया था। आप इन्हें नोट करके रखिएगा। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य स्रोत कौन था? बिहार था। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम जो सोरा और अफीम था वह कहाँ से प्राप्त करते थे? बिहार राज्य से। वर्ष 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई थी? कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में कोलबर्ट के प्रयास से की गई थी। आप याद रखिएगा। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लुई 14वें के कार्यकाल में हुई थी। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना लुई 14वें के कार्यकाल में की गई थी। फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई थी? सूरत में 1668 ईस्वी में सूरत में स्थापित की गई थी फ्रांसीसी फैक्ट्री। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला
कहाँ बनवाया गया था? पांडिचेरी में। फोर्ट लुई द्वारा एक किला बनवाया गया था पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रैंको मार्टिन था। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? फ्रांको मार्टिन था। पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। यानी पुर्तगालियों को सौली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? थॉमस बेस्ट ने। और वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में अंग्रेज ने किसे पराजित किया था? फ्रांसीसियों को। एक वांडीवास, एक बेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वह अंग्रेज और फ्रांस के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। एक संधि हुई थी एस्ला-सैपल की संधि, जो 1748 ईस्वी में हुई थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच के हम लोग चर्चा करेंगे। अब चलिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां, जो 1717 से 1727 तक उसका शासनकाल रहा। मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद। और बंगाल के किस गवर्नर ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? मतलब बंगाल के एक गवर्नर थे अली वर्दी खां, उन्होंने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? सिराजुद्दौला के। ब्लैक होल एक घटना थी जिसमें अंग्रेजों के एक कमरा में बंद करके उसी में घुसा दिया गया था। लगभग 100-150 अंग्रेज की मृत्यु हो गई थी। 10 बाई 10 के कमरे में भूसा की तरह भर दिया गया था। और 9 फरवरी 1757 को अली नगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई? क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच यह संधि हुई थी। अली नगर की संधि 1757 हुई थी। यह बेहद इंपॉर्टेंट है। और 1756 में ब्लैक होल घटना घटी थी। सिराजुद्दौला उस समय बंगाल का नवाब था। अगला देखिए, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी। यानी 1757 के युद्ध के बाद ही ब्रिटिश मतलब वर्चस्व में आ गई थी। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। जो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था, मुगल बादशाह कौन था उस समय? आलमगीर द्वितीय था। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? मीर जाफर द्वितीय। इन्होंने ही विश्वासघात किया था, अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी के युद्ध, जो 23 जून 1757 ईस्वी में हुई थी। अब प्रमुख कुछ घटनाएं जिससे आपको रिवीजन भी हो जाए। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को, अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को, प्लासी का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है 23 जून 1757, याद रखिएगा। बक्सर का युद्ध ये भी याद रखिए क्योंकि हम लोग बिहार का परीक्षा दे रहे हैं, तो बक्सर बिहार में ही स्थित है, इसलिए इसको भी याद रखना। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। इलाहाबाद की प्रथम संधि 1765 और इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। और बनारस की संधि एक हुई थी 1773 ईस्वी में। अब अगला देखिए, वर्ष 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बना दिया? मीर कासिम को। और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। और बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? जो बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था, उस समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? हेक्टर मुनरो था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? मीर जाफर था। याद रखिएगा, बक्सर का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। बक्सर के युद्ध के
बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। फिर मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, फिर बंगाल के नवाब नमजुद्दौला तथा क्लाइव के मध्य इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल और बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 ईस्वी में, उसी में इन तीनों राज्यों की दीवानी प्राप्त हुई थी अंग्रेजों को, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को। स्वर से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा जाता है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा शुरू किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। अब उत्तर मुगलकालीन राज्यों के संस्थापक, जैसे राज स्थापना काल और संस्थापक। बंगाल का स्थापना 1727, इसकी स्थापना मुर्शीद कुली खां के द्वारा। हैदराबाद 1724 निजाम उल मुल्क के द्वारा। चिनकिलिज खां जिसे कहा जाता है। भरतपुर 18वीं शताब्दी में चूड़ामन बदन सिंह। कर्नाटक 18वीं शताब्दी में सआदत उल्ला खां और अवध भी सआदत खां बुरहान उल मुल्क के द्वारा। जयपुर का सवाई राजा जयसिंह के द्वारा स्थापना की गई थी। रोहिल का पठान जो है मोहम्मद खां बंगस द्वारा किया गया था। मैसूर 18वीं शताब्दी में हैदर अली के द्वारा। अब हम देखेंगे क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रणजीत सिंह को, जो 1799 ईस्वी से हैं। सिख साम्राज्य के संस्थापक कौन माने जाते हैं? महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? सुरचकिया मिसल थी। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। महाराजा रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से वह कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि हुई थी। पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी? महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य हुई थी 1809 ईस्वी में अमृतसर की संधि। महाराजा रणजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सभी धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। यह कथन पूछा जाता है, यह किसका है? वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि से समाप्त हुआ था? लाहौर की संधि 1846 में जो हुई थी। महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन हुआ? खड़क सिंह हुआ था। जो खड़क सिंह था वही महाराजा रणजीत सिंह का उत्तराधिकारी हुआ। कुछ महत्वपूर्ण संधियाँ। पुरंदर की संधि पूछा जाता है 1665 में। बड़गांव की संधि 1779 में। सालबाई की संधि पूछा जाता है 1782 में हुई थी। देवगांव की संधि 1809। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803 में। और पूना की संधि हुई थी। पूना की संधि 1817 में। लाहौर की संधि 1846 में और अमृतसर की संधि 1809 में। और महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज को मध्य हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था? द्वितीय आंग्ल युद्ध लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। 13 जनवरी 1849 को एक चिलिया वाला युद्ध हुआ था। आप ध्यान से देखिएगा, यह चिलिया वाला युद्ध है, ना कि जलिया वाला। यह 1849 ईस्वी में हुआ था। उस समय अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ कर रहे थे। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? दलीप सिंह था। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक दलीप सिंह था। वर्ष 1849 में ब्रिटिश साम्राज्य में सिख संप्रदाय के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा स्थापित किया गया था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना हैदर अली के द्वारा किया गया था 18वीं सदी में। अब हम देखेंगे ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियाँ। अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ?
जो अंग्रेज थे भारत में वास्तविक रूप से शासन करना कब शुरू कर दिए थे? इलाहाबाद की संधि जो 1765 हुई थी, उसी के दौरान से वो लोग शासन करना शुरू कर दिए थे। बंगाल में द्वैत शासन किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त किया था? वारेन हेस्टिंग ने द्वैत शासन को समाप्त किया था 1772 में। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत वर्ष 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश हुए थे सुप्रीम कोर्ट के पहले, जो कलकत्ता में स्थापित किया गया था 1774 में। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। और अभी न्यायिक सेवा का किसे कहा जाता है? वारेन हेस्टिंग को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी कौन था? सत्येंद्र नाथ टैगोर थे प्रथम ICS अधिकारी। कुछ आयोग और उसके गवर्नर जनरल। जो इचिंसन आयोग था 1886 में इसका गठन हुआ था, इसके गवर्नर थे उस समय लॉर्ड डफरिन थे। और इंसलिंगटन आयोग 1912 में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे उस समय। ली आयोग 1923 में। रीडिंग के समय यही याद करना बस। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? ली आयोग के सुझाव पर जो भारत सरकार अधिनियम आया है उसी के अनुसार किया गया था ली आयोग के। भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा अस्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था। भारत में साम्राज्य विस्तार का उद्देश्य सहायक संधि किसने शुरू किया था? लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा शुरू किया गया था। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा और अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस के द्वारा। सहायक संधि लॉर्ड ब्लेजली द्वारा। सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? हैदराबाद, जो 1798 ईस्वी में स्वीकार किया था। व्यपगत सिद्धांत राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को किसने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह शुरू किया गया था। अगला देखिए राज्य हड़प नीति। राज्य हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है, उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवधि का अधिग्रहण किया था? आउटरम रिपोर्ट के अनुसार अवधि का अधिग्रहण किया था डलहौजी ने। अब कुछ राज्य जिन्होंने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत डलहौजी ने किया था: सतारा 1848 में, जैतपुर 49 में, संभल 1849 में, बघाट 50 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में, नागपुर 54 में, अवध 1856 में इन्होंने राज्य हड़प नीति के अंतर्गत उन्होंने मिलाया था। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता मैटेरियली इनेक्टिविटी की नीति किसने संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता जॉन लॉरेंस ने यह नीति लाई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया था? लॉर्ड कैनिंग के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो गया था। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड IPC किसके कार्यकाल में निर्मित की गई थी? लॉर्ड कैनिंग के समय। राज्य उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया था? स्ट्रेची आयोग का 1880 में भारत का प्रथम अकाल आयोग का गठन किया गया था। भारत में अस्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। अस्थायी स्वशासन का जनक रिपन को माना जाता है। कुछ अधिकार क्षेत्र।
में विभिन्न क्षेत्रों में अधिकार, देश, वर्ष और गवर्नर जनरल और वायसराय। नेपाल में वर्ष 1816 में लॉर्ड हेस्टिंग्स ने अधिकार किया और सिंध में 1843 में लॉर्ड एलनबरो, भूटान में 1865 में लॉरेंस ने और बर्मा में 1885 में डफरिन ने वहाँ पर अधिकार किया था। अब ब्रिटिश भारत की अर्थव्यवस्था का चर्चा हम करेंगे दोस्तों। धन निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था, यह सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। दादा भाई नौरोजी ने। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता। पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने यह मतलब कि विचार दिया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। कार्ल मार्क्स के द्वारा यह दिया गया था। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त हैं इंडिया टुडे के लेखक। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? जे.एन. टाटा के द्वारा। कुटीर उद्योगों के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था कुटीर उद्योग के लिए। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी को सूती वस्त्र फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित किया गया था? कावासाकी डाबर द्वारा। कावासाकी डाबर द्वारा यह कंपनी स्थापित किया गया था बॉम्बे स्पिनिंग और वीविंग कंपनी को। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। कहाँ? श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में। श्रीरामपुर पश्चिम बंगाल में 1855 में प्रथम जूट मिल स्थापित किया गया था। बाद में प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? 1833 में। प्रथम चाय बागान की कब स्थापित हुआ? 1833 में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. फड़िक्कर ने 1765 से 72 के काल को डाकू राज कहा। जो 1765 से 1772 का शासन काल था उसको इन्होंने डाकू राज बताया है। प्रमुख कृषि पद्धतियाँ जो इम्पोर्टेंट है, 3 कठिया तो बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह बिहार से संबंधित है और यह क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण यानी बिहार के किसानों को अपने अंग्रेज बागान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। यानी अगर आपके पास 1 बीघा है उसमें से 3 बिस्सा में आपको नील की खेती करना है। 20 बिस्से में से 3 बिस्सा में आपको नील की खेती करना है, या 20 बीघा है तो 3 बीघा में आपको नील की खेती करना ही तो करना है। ददनी प्रथा। जो ददनी प्रथा है, इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों और शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। यह ददनी प्रथा के रूप में होती थी। कुछ इम्पोर्टेंट हैं, ये भी देख लीजिए, बस ख़त्म होने वाला है। ब्रिटिश कालीन भू राजस्व की व्यवस्था, ये इम्पोर्टेंट है। अस्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था शुरू किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793। रैयतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो ने शुरू किया था। मालवाड़ी प्रथा होल्ट मैकेंजी ने 1822 में शुरू किया था। यानी अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस, उत्तरी कर्नाटक में इसका विस्तार था। रैयतवाड़ी बम्बई, मद्रास और असम समस्त ब्रिटिश भारत में और था। मालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसका विस्तार था। कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी? रैयतवाड़ी प्रथा थी। रैयतवाड़ी प्रथा जो थॉमस मुनरो द्वारा शुरू किया गया था 1820 में, यह सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों में लागू की गई थी। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व निर्धारण से। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में शुरू किया था। भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बम्बई से ठाणे तक प्रथम रेल चलाई गई। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा जो बिहार के शिक्षक तैयारी कर रहे हैं।
तो उनके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनेगा, आप लोग इसको रिवाइज करके भी वीडियो देख सकते हैं। और हम शाम तक को आपको 1857 की क्रांति के जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको भी हम कराएंगे।